मानव इतिहास में ऐसा आतंक जिसे सोचने मात्र से ही रूह कांप जाए, इतना भयानक विस्फोट जिसने देखा मानो उसकी आत्मा ही निकल गई, जैसे लाशों के बौछारें लगी हों। अपना कोई नहीं बचा, सिर्फ लाशों की राख। आंखें निकल चुकी थी, अतड़ियां बाहर आ चुकी थी, लाशें भी कोयला हो चुकी थी। यह कोई कहानी नहीं, हकीकत है। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध। एक पल के लिए खुद पर सोचो, आपका अपना कोई दोस्त जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और अभी अभी आप उससे मिलकर गए ही थे कि इतने में सुनते हैं कि अब वह नहीं रहा, इवन उसकी पूरी फैमिली भी नहीं रही। तो सोच कर सोचिए कि फिर वह मंजर कितना ही भयानक होगा। 6 अगस्त सुबह 8:15 जापान का शांत शहर हिरोशिमा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोया हुआ था। सुबह सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, पर किसे पता कि अभी चंद सेकंड बाद क्या होने वाला है। आसमान के उस मोड़ से काली सुबह उतरने वाली थी। तभी आसमान की तरफ कुछ सुनाई पड़ता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक चकाचौंध चमक, फिर सन्नाटा। कुछ ही सेकंड में एक शहर गायब हो गया। हजारों सपने, परिवार, जिंदगियां सब भस्म हो गई। इससे पहले कुछ संभलता, कुछ नॉर्मल होता। तभी 3 दिन बाद नागासाकी में एक और बम गिरता है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अब जापान पूरी तरह से टूट चुका था। ये सिर्फ 2 बमों की कहानी नहीं है, एक कहानी उसकी है जिसने एक ही पल में अपना सब कुछ खो बैठे। ये उस दुनिया की कहानी है जिसने पहली बार महसूस किया कि शक्ति अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सभ्यता शर्मिंदा हो जाती है। अमेरिकन विमान बोइंग B-29 आसमान से गुजरता है। ठीक 8:15 इस प्लेन से कुछ नीचे गिरता है। दूर से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि यह छोटी सी चीज क्या हो सकती है। कभी भी वे सपने में भी यह नहीं सोच सकते थे कि यह जो छोटी सी चीज जो ऊपर से गिर रही है, यह एक एटॉमिक बम हो सकता है। लोगों के देखते देखते ही बहुत तेज की रोशनी चमकती है। बम धमाके की वजह से इंस्टेंटली एक फायर वॉल बन जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा सूरज बन गया हो। जमीन का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। देखते ही देखते लाखों लोग मारे जाते हैं। अब ये सवाल है, ऐसा क्यों गिराया अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। साल 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और एक एक करके इसमें सभी देश हिस्से लेते जा रहे थे, या ये कह सकते हैं कि एक एक करके सभी देश इसमें धकेले जा रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 2 बड़े देशों के बीच लड़ा जा रहा था। एक तरफ था नागासाकी, जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें एक्सिस पावर कहकर बुलाया जाता था, और दूसरी तरफ थे ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इन्हें अलाइड पावर कहा जाता था। इसमें फ्रांस और चाइना भी जुड़े हुए थे। इंडोनेशिया, म्यांमार और कंबोडिया, लाओसो, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पर जापान का राज था। ये जापानी एम्परर हिरोहितो एक ग्रेटर एशिया बनाना चाहते थे। इनका विजन था एक मजबूत शक्ति बनना, और ये सभी देश से कहते थे कि हम एक साथ अगर रहेंगे तो हम सभी देशों पर राज करेंगे। लेकिन जापान का सोचना कुछ और था, जापान की मंशा कुछ और थी। सच तो यह था कि जापान उन देशों पर अपना अधिकार जमा कर वहां की मिट्टी से रिसोर्सेस को निकालना चाहता था। जापान किसी देश की बढ़ोतरी के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के फायदे के लिए वह हर देश पर अपना अधिकार जमा रहा था। वास्तव में ये अपना फायदा देख रहे थे, जिससे इनका मुनाफा हो सके। अमेरिका ने देखा कि एक तरफ हिटलर है और वहीं पर दूसरी तरफ जापान, जो एक एक देशों पर आक्रमण करके अपने अधिकार में लेते जा रहा है, और अमेरिका डायरेक्ट इस वार में नहीं आना चाहता था। लेकिन इन्हें रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना इकोनॉमिकली कुछ किया जाए इन्हें रोकने के लिए। तो अमेरिका ने कॉपर, आयरन और स्टील जापान को एक्सपोर्ट करना बंद कर देता है, यह सोचकर कि जापानी वार रोक देंगे और जापान शांत बैठेगा। लेकिन ऐसा
कुछ भी नहीं होता है। तब अमेरिका ने सबसे बड़ा बैन लगाता है ऑयल पर, जो उस समय जापान के लिए सबसे बड़ा रिसोर्सेस था, क्योंकि जापान सबसे ज्यादा ऑयल अमेरिका से ही एक्सपोर्ट करता था। अमेरिका का साथ कहना था कि पहले आप जर्मनी और इटली से अपना एलाइन को तोड़ो, लेकिन यह जापान को मंजूर नहीं था और फिर जापान ने दूसरा रास्ता खोजा। जापान ने कहा तुम जाओ भाड़ में, हम अपने लिए दूसरा कुछ करेंगे। और फिर जापान ने इंडोनेशिया और मलेशिया से रिसोर्सेस लेने का सोचने लगा। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल और अदर रिसोर्सेस थे। जापान इन पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन एक समस्या थी। उस समय पर इंडोनेशिया डच ईस्ट इंडीज था, तो डच के कंट्रोल में था और मलेशिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और ये दोनों ब्रिटिश और डच अमेरिका के अलाइन थे, यानी कि अमेरिका के सबसे बेहतरीन दोस्त थे। और अगर जापान ब्रिटिश और डच पर हमला करता तो अमेरिका चुप रहने वाला नहीं था, क्योंकि ये उसके दोस्तों पर वार हो रहा था, तो अमेरिका चुप कैसे रहता। लेकिन अगर एक पल के लिए ये मान लिया जाए कि अमेरिका चुप भी रहता, तो जो फिलीपीन देश था इस पर जापान को कब्जा करना ही पड़ता, क्योंकि बिना फिलीपीन के लिए जापान का ग्रेटर एशिया बनने का सपना ही रह जाता। और फिलीपीन पर अमेरिका का पहले से ही कब्जा था, यानी राज सिंहासन अमेरिका का ही चल रहा था। और फिलीपीन पर कब्जा करने का मतलब है कि डायरेक्ट अमेरिका से वार करना। और जापान को अच्छी से पता था कि हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि अमेरिका जैसे बड़े देश से हम डायरेक्ट मुकाबला कर सके। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना हम पहले ही जो भी अमेरिका की शक्ति है उसे हम पहले डिस्ट्रॉय करते। उनके जो भी सैनिक हैं, उनके जो भी हथियार हैं, उनके जो भी फाइटर जेट हैं, क्यों ना हम उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे। अगर अमेरिका पहले से ही अधमरा हो जाता है तो हम फिर अपना राज कर सकते हैं। और फाइनली जापान के एम्परर हिरोहितो ने ऐसा ही फैसला लेते हैं और वे अपने 300 से अधिक फाइटर विमानों को भेजकर अमेरिका के पर्ल हार्बर बेस पर एक सरप्राइज अटैक करता है, बम गिराते हैं और 2 घंटे के अंदर अंदर 19 यूएस नेवी शिप, 188 एयरक्राफ्ट और 2000 से अधिक अमेरिकी सैनिक को मार देते हैं। और कुछ ही घंटे के बाद जापान ने फिलीपीन पर अपना कब्जा कर लेता है। अब यह सब देखकर अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था और फाइनली ऑफिशियली अमेरिका घोषित कर देता है कि मैं भी अब वार में आ रहा हूं। और अमेरिका अब डायरेक्ट जापान से वार करने लगता है। ऐसा देख ब्रिटेन और चाइना भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं और ऐसा होते देख नागासाकी, जर्मनी और इटली भी अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और 3 दिन के बाद 1941 के अंत में वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम सीमा पर था। समय अनुसार 1943 तक इटली में हिटलर आत्महत्या कर लेता है, जिसके वजह से इटली भी सरेंडर कर देता है और कुछ ही दिन के बाद जर्मनी भी खुद को सरेंडर कर देता है। तो एक्सिस पावर में बचता है केवल जापान, जिसने खुद को सरेंडर नहीं किया। लगातार नुकसान होने के बाद भी जापानी सम्राट सरेंडर करने को राजी नहीं था। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था लोगों का ब्रेन वॉश। जापान के लोगों का बहुत ही तेजी से ब्रेन वॉश हो रहा था। जापानी एम्परर हिरोहितो को भगवान के द्वारा भेजे गए उनका दूध बताया जा रहा था। लोगों से यह बताया जा रहा था कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए उनके सबसे चहेते ये दूत हैं। यानी कि लोगों को इस तरह से बताया गया कि ये जो एम्परर हैं ये कोई आम एम्परर नहीं है, ये सीधे भगवान से कनेक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप अपने एम्परर के लिए कुछ करते हो तो आप डायरेक्ट गॉड के लिए कुछ कर रहे हो। अगर आप वार में मारे भी जाते हो तो डायरेक्ट आप गॉड के पास जा रहे हो। और उस समय पर जापानीज लोग भी उन पर अंधाधुंध भरोसा करते थे और जो नहीं करते थे उन्हें देश के अगेंस्ट देशद्रोही माना जाता था। अगर जो जापानी एम्परर ने कहा है कि इस देश पर जाकर कब्जा करना है तो बिना सोचे समझे हमें उस देश पर कब्जा करना ही है, क्योंकि ये हमारे गॉड का
आदेश है। जिसकी जंग में मृत्यु हो जाती थी वह नसीब वाले हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें सीधे जन्नत नसीब होता था। उनका बूशिदो समुराई ट्रेडिशन था, जिसका अर्थ था हमेशा मौत को लेकर अवेयर रहना। मृत्यु एक सत्य है, यह एक नेचुरल है, तो इसके लिए आपको डरना नहीं चाहिए। और प्रायः यह सत्य भी है कि जिसने भी जन्म लिया है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है। लेकिन जापानीज लोगों को इसे तोड़ मरोड़ के कुछ और ही बताया जा रहा था। लोगों को सुनाया जा रहा था समुराई वो होता है जो एम्परर के लिए जान देने को तैयार हो, जो एम्परर के कहने पर अपनी जान दे वो महान है, और दुश्मन के सामने सौंपना हमारे लिए बेइज्जती वाली बात है। जापान के लोगों का इतना ब्रेन वॉश किया गया कि वे अपने एम्परर पर अंधा विश्वास करने लगे और उनका आदेश मानकर हर एक चीज करने लगे जो चीजें सच या गलत में फर्क नहीं दिखा रही थी। इनके बैच में एक स्पेशल नेवी मिलिट्री बैच बनाई गई जिसे कामिकाजी कहा जाता था। ये वे बैच थे जिनका मकसद था कि अपने फाइटर विमान को ले जाकर सीधा दुश्मन के विमान में लड़ा देना, यानी कि अपनी जान की, अपनी मृत्यु की जरा सा भी परवाह न करना। एक कह सकते हो कि एक मानव बम, चलता फिरता मानव बम बनाया गया था। अमेरिका को लगा कि अब जापान खुद को सरेंडर कर देगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वहां की जनता अपनी आवाम के खिलाफ आवाज उठाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नहीं है। जापानीज हार मानने को तैयार नहीं थी। उनका एक ही मकसद था कि हमें युद्ध में मर जाना है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यह सब देखकर तब यूएस के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि इन्हें ऑन ग्राउंड जाकर पीछे हटाया जाए, और फाइनली अमेरिका यही स्टेप लेता है। अमेरिका अपने सैनिकों को जापानीज आर्मी को पीछे भेजने के लिए ओकिनावा भेजता है, लेकिन अमेरिका जैसा सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन अमेरिका के 12,000 से अधिक सैनिक मारे जाते हैं। एक छोटे से आइलैंड पर अमेरिका के 12,000 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं, वहीं पर जापान के 1200 ही सैनिक मरते हैं। इस तरह जापानी सैनिकों का ब्रेन वॉश देखकर अमेरिका भी एक पल के लिए घबरा जाता है, और फिर फाइनली अमेरिका जापान को एक चेतावनी देता है कि वह खुद को सरेंडर कर दे, लेकिन जापान पीछे हटने को नाम नहीं ले रहा था। 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 विमान में हिरोशिमा शहर से गुजरता है। इस विमान में रखा है लिटिल बॉय एटॉमिक बम। ये दुनिया का पहला परमाणु बम है जो किसी युद्ध में उपयोग किया गया। अमेरिका इतिहास में पहला और इकलौता देश बन जाता है न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने वाला। इस बम ब्लास्टिंग के बाद जो लोग बचते हैं वे बहुत ही दर्दनाक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि पहले इतनी तेज रोशनी दिखाई दी कि लोग तुरंत अंधे हो गए। आवाज इतना भयानक था कि लोगों के हेयरिंग लॉस हो गया। 400 डिग्री का अचानक टेम्परेचर जमीन पर था, उससे लोग इंस्टेंटली वेपनाइज्ड हो गए। वहाँ के जो लोग आज मौजूद हैं वो बताते हैं कि इतनी तेज हुई थी कि लोगों की परछाई जो वहाँ पर रह गई, एक तरीके से वह काली सी परछाई पत्थरों के अंदर जमी ही रह गई, जो परमानेंटली आज भी देखने को मिलता है। इससे पहले लोग कुछ समझने की कोशिश करते, शॉक वेव्स, हाई ब्लास्ट, नेचर चेंज होने की वजह से इतने तेज हवाएं चलने लगी कि चारों तरफ उथल फुथल मचने लगा। ये माओ का खेल इतना दर्दनाक था कि इसे पूरी तरह से बयां करना भी मुश्किल है। लोग बता रहे थे कि लोगों के जो चमड़े थे वो निकल रहे थे, किसी की आंखें निकलकर कहीं और जा चुकी थी, किसी की अतड़ियां निकलकर कहीं और थी। ये इतना भयानक मंजर था कि मानव इतिहास में ऐसा समझो किसी ने न देखा हो। शॉक वेव्स, हाई ब्लास्ट, नेचर चेंजेस होने की वजह से इतनी तेज हवा चलने लगी कि चारों तरफ उथल पुथल मचने लगी। कुछ समय बाद जब हवाएं समाप्त होती हैं तो लोगों ने आसमान की तरफ देखा और उन्हें सिर्फ काला टॉक्सिक डस्ट दिखाई दिया। अनबिलीवेबल था, सिर्फ 15 मिनट पहले सब कुछ सही था, धूप निकली हुई थी, मौसम सुहावना था, लेकिन 15 मिनट के बाद ही सब कुछ तहस नहस हो गया। उसके कुछ देर के बाद बारिश होने लगती है। लोगों को लगता है कि चलो कुछ तो सही है, लेकिन कुछ भी सही नहीं था।
ये जो बारिश हो रही थी ये थे पूरे ब्लैक वाटर, यानी टॉक्सिक की वजह से जो क्लाउड बने हुए थे वो बारिश के रूप में नीचे आ रहे थे, जो किसी जहर से कम नहीं थे। इन सब के बाद भी जापानीज एम्पायर हार मानने को तैयार नहीं थे और ठीक उसके 3 दिन के बाद बोइंग B-29 से अमेरिका ने एक और एटॉमिक बम गिरा देता है, इस बार नागासाकी के ऊपर। और इस बार और भी पावरफुल बम था, इसका नाम था फैट मैन। इस बम धमाके से आसपास में जो क्राउड बनता है वो और ज्यादा बड़ा बनता है। इमीडिएटली 60,000 से अधिक लोग मारे जाते हैं और फाइनली जापानी एम्पायर अब एक मीटिंग करते हैं। फाइनली जापान खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ऐसा हम नहीं करेंगे तो अमेरिका एक एक करके हमारे सभी शहरों को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा। फिर ये जापान शायद है दुनिया के नक्शे से चला जाए। और सरेंडर करने के बाद यहीं पे वर्ल्ड वॉर 2 रुक जाता है।